It is day 12 of the Iran war and the fighting has entered dangerous waters, quite literally. This is the Strait of Hormuz, the world's busiest checkpoint. 3 weeks into the expanding war in the Middle East, shipping through the Strait of Hormuz is only possible with Iranian permission. The waterway is critical to the shipment of the world's oil supply, and that is exacting growing pain across this globe. दुनिया के सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। फरवरी 2026 से यह रास्ता जंग का मैदान बन चुका है और इसका सीधा असर पहुंच रहा है आपके घर के रसोइयों तक, आपकी एलपीजी सिलेंडर तक, आपकी बाइक की टंकी तक। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस और आज हम समझेंगे भारत के लिए इसका मतलब क्या है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करी। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद घोषित कर दिया। जहाजों पर हमले हुए, समुद्र में माइंस बिछाई गई। यह कोई मामूली जलमार्ग नहीं है। दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल व्यापार और करीब 20% एलएनजी शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही यह रास्ता खतरे में आया, कुछ ही दिनों में यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 90% से ज्यादा गिर गई। कतर, कुवैत और बहरीन की बड़ी एनर्जी कंपनियों ने फोर्स मेजर घोषित कर दिया, यानी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अब बात करते हैं अगस्त 2026 की, यानी अभी की स्थिति की। 6 महीने बाद भी यह क्राइसिस सुलझा नहीं है। स्ट्रेट पूरी तरह बंद भी नहीं है और पूरी तरह खुला भी नहीं। अमेरिकी नौसेना ने यहाँ भारी मौजूदगी बना रखी है और ज्यादातर तेल अब ईरान के सीधे रास्ते के बजाय ओमान के एक अल्टरनेटिव यूएन अधिकृत रास्ते से निकाला जा रहा है। लेकिन यह ट्रैफिक अब भी जल पूर्व के औसतन का सिर्फ करीब 20% है। ट्रंप प्रशासन ने बार बार दावा किया कि हॉर्मुज़ अब अमेरिका के नियंत्रण में है, यहाँ तक कि नया अमेरिकी क्षेत्र कहते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन ईरान ने साफ कहा कि यह जलमार्ग ट्वीट से छिना नहीं जा सकता। बातचीत के कई दौर टूट चुके हैं, प्रतिबंध और बढ़ रहे हैं और यूएई जैसे देशों के जहाजों पर अब भी हमले जारी हैं, यानी अस्थिरता ही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है और युद्ध शुरू होने से पहले इसमें से लगभग 45% हॉर्मुज़ के रास्ते आता था। एलएनजी आयात में यह हिस्सा करीब 50% था, लेकिन सबसे सेंसिटिव सेक्टर एलपीजी का था। भारत की करीब 90% एलपीजी आयात इसी जलमार्ग से होकर आती थी। भारत ने जवाब में तेजी से सप्लाई डाइवर्सिफाई की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत ने अब करीब 40 देशों से तेल मांगना शुरू कर दिया है। रूस, अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया, अंगोला जैसे देशों से। नतीजा ये हुआ कि हॉर्मुज़ पर निर्भरता में काफी कमी आई। हालांकि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई, खासकर एलपीजी के मामले में, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी लगभग सिर्फ गल्फ कंट्री में मिलता है। इसलिए ये विकल्प ढूंढना सबसे मुश्किल रहा है। मार्च 2026 के मध्य तक भारत का क्रूड बास्केट प्राइस $63 से बढ़कर करीब $146 प्रति बैरल तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 7 हफ्तों में 130% का उछाल। इसमें भारत का आयात बिल भारी दबाव में आया, महंगाई बढ़ी और रुपए पर दबाव बना। सरकार ने एक्सचेंज ड्यूटी में कटौती और एक्सपोर्ट लेवी जैसे कदम उठाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सालाना लागत सरकार और तेल कंपनियों को करीब 12 से 14 अरब डॉलर तक पड़ी। एलपीजी का मसला सीधे आम घरों तक पहुंचा। भारत अपनी एलपीजी खपत का करीब 60% इंपोर्ट करता है और उसमें से करीब 90% हॉर्मुज़ से गुजरता था। सरकार को कमर्शियल एलपीजी के
रैशनलाइज्ड और समान वितरण के लिए विशेष कमेटी बनानी पड़ी और रेस्टोरेंट जैसे कम प्राथमिकता वाले सेक्टर को केरोसिन और कोयले जैसे विकल्पों की तरफ धकेला गया ताकि घरेलू सिलेंडर सप्लाई पर दबाव कम हो। भारत के लाखों नाविक दुनिया भर में जहाजों पर काम करते हैं और हरमुज जैसे खतरनाक इलाकों में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी। भारतीय नौसेना ने अपने झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जिसमें कई वॉरशिप्स तैनात किए गए। भारत ने अमेरिका नेतृत्व वाले नौसैनिक गठबंधन में शामिल होने के बजाय ईरान के साथ सीधी द्विपक्षीय बातचीत का रास्ता चुना ताकि अपने जहाजों के लिए सुरक्षा मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इस पूरे इलाके में जोखिम बढ़ने के कारण माल ले जाने वाले जहाजों की इंश्योरेंस और माल भाड़ा दोनों में भारी उछाल आया, जिसका असर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की लागत पर पड़ा। असर यही नहीं रुका, भारत के करीब 40% फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट इसी रास्ते से होती है, यानी खेती की लागत पर भी सीधा असर पड़ा। एविएशन सेक्टर के लिए भी यह मुश्किल दौर रहा। जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइनों का मुनाफा दबाव में आया। गल्फ देशों में बसे लाखों भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और वहां से आने वाली रेमिटेंस पर भी असर की आशंका बनी रही, क्योंकि गल्फ क्षेत्र भारत के लिए सबसे बड़ी रेमिटेंस सोर्स में से एक है। भारत ने इस संकट का सामना कई मोर्चों पर किया। सबसे पहले सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, रूस, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से इंपोर्ट बढ़ाया गया। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल कर तत्कालीन झटकों को झेला गया। तीसरा, डिप्लोमेटिक बैलेंस। भारत ने ना तो अमेरिका इजराइल गठबंधन का पूरी तरह साथ दिया, न ईरान के साथ रिश्ते खराब, बल्कि दोनों देशों से बातचीत जारी रखी ताकि अपने व्यावहारिक हित सुरक्षित रह सके। सरकार अब सिर्फ सप्लाई देशों में विविधता नहीं, बल्कि शिपिंग रूट्स में भी विविधता लाने पर काम कर रही है ताकि भविष्य में किसी एक जलमार्ग पर निर्भर ना रहना पड़े। अगर यह क्राइसिस और लंबा खींचता है या दोबारा भड़कता है तो भारत के लिए कई चुनौतियां बरकरार रहेंगी, खासकर एलपीजी सप्लाई और महंगाई पर दबाव। लेकिन अगर आने वाले महीनों में कोई स्थायी समझौता होता है तो तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं और भारत की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को और मजबूती मिलेगी। असली सवाल यह है कि भारत सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कर रहा है या सच में लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। In fact, let's get you the latest on the Strait of Hormuz. There has been a major concern and has created a lot of anxiety when it comes. तो सवाल ये है कि भारत की एनर्जी सेक्टर अभी भी खतरे में है। कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनर्जी के लिए E20 का यूज करना चाहिए या ना करना चाहिए वो जरूर जानें इस वीडियो में।